भाई राधे राधे राम राम। आज हम लोग यूपी स्पेशल में उत्तर प्रदेश के प्रथम व्यक्ति कवर करते हैं। ठीक है, जिनमें से पहला है उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल। तो वो कौन थी? श्रीमती सरोजिनी नायडू, जो कि देश की पहली महिला राज्यपाल भी थी। उत्तर प्रदेश के प्रथम और देश की पहली महिला राज्यपाल। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित गोविंद वल्लभ पंत। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के प्रथम सभापति श्री चंद्र भाल। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचेता कृपलानी। उत्तर प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जो कि 1887 में बना था। कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। उत्तर प्रदेश में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लगा? तो वो 26 फरवरी 1968 से 25 फरवरी 1968 से 26 फरवरी 1969 तक लगा था। सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन किस प्रदेश में लगा है? तो उत्तर प्रदेश में ही लगा है। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है देश के प्रथम वन्यजीव परिरक्षण संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो ये उत्तर प्रदेश में हुई थी। कब? 1956 में। देश का प्रथम वन्यजीव परिरक्षण संगठन की स्थापना उत्तर प्रदेश में हुई और 1956 में हुई। देश की प्रथम वायु डाक सेवा की शुरुआत नैनी और प्रयागराज के बीच हुई, जो कि इलाहाबाद में पड़ता है। ठीक है, नैनी और प्रयागराज के बीच हुई। ठीक है, कब? 1911 में। प्रथम वायु डाक सेवा की शुरुआत देश की इलाहाबाद में हुई, वो भी 1911 में। प्रथम विधानसभा का गठन कब हुआ? तो 8 मार्च 1952 को हुआ था। यूपी में प्रथम विधानसभा का गठन कब हुआ? 8 मार्च 1952 को। राज्य की प्रथम दलित महिला मुख्यमंत्री कौन बनी? उत्तर प्रदेश की प्रथम दलित महिला मुख्यमंत्री तो सुश्री मायावती बनी थी। फिर है इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति वाल्टर मोर्गन थे। वाल्टर मोर्गन 1866 से 1871 के बीच रहे। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। चले आगे क्या करा है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश स्वतंत्र भारत के। ठीक है, वैसे तो वाल्टर साहब थे, लेकिन स्वतंत्र भारत के कौन थे? तो न्यायमूर्ति कमलकांत वर्मा 1946 से 1947 के बीच रहे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने? न्यायमूर्ति कमलकांत वर्मा 1946 से 1947 के मध्य। फिर कह रहा है राज्य का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय, एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय, ये कौन सा बना था? तो राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज में स्थापित हुआ। नेक्स्ट है राज्य के प्रथम लोकायुक्त कौन बने? तो न्यायमूर्ति श्री विशंभर दयाल 1977 से 1982 तक रहे। फिर कह रहा है राज्य के प्रथम मुख्य सचिव। तो राज्य के प्रथम मुख्य सचिव कौन बने? श्री भोलानाथ झा 1947 से 1949 के मध्य। नेक्स्ट है राज्य के प्रथम मुख्य निर्वाचन अधिकारी। तो वो बने जेके टंडन 1950 से 1957 के मध्य। चलें आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे उत्तर प्रदेश का भौतिक विन्यास देखते हैं। ठीक है, कि उत्तर प्रदेश का भौतिक विन्यास, ठीक है, उसके नक्शे के बारे में समझते हैं। चलें, कह रहा है कि भारत के उत्तर मध्य में स्थित उत्तर प्रदेश एक सीमांत राज्य है। तो उत्तर प्रदेश कैसा राज्य है? एक सीमांत राज्य है। ठीक है, फिर कह रहा है इसकी सीमा नेपाल से जुड़ी है। अगर अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात करें तो उत्तर प्रदेश की सीमा किससे जुड़ी हुई है? तो नेपाल से जुड़ी हुई है। ठीक है, जो कि उत्तर में है। ठीक है, फिर कह रहा है राज्य के विभाजन के पूर्व इसकी सीमा तिब्बत या चीन से भी जुड़ी थी। जब विभाजन नहीं हुआ था उत्तर प्रदेश का, तब इसकी सीमा तिब्बत से जुड़ती थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कौन ऐड था? उत्तराखंड ऐड था। ठीक है, उत्तराखंड जब ऐड था तो उसकी सीमा तिब्बत से भी जुड़ी होती थी। उत्तराखंड कब अलग हुआ? तो 9 नवंबर सन 2000 को अलग हुआ। कब अलग हुआ? 9 नवंबर सन 2000 को। इसीलिए वह कहते हैं कि उत्तर प्रदेश का वर्तमान भौगोलिक स्वरूप कब आया? जो इस समय जो उत्तर प्रदेश राज्य का भौगोलिक स्वरूप है वो 9 नवंबर सन 2000 को अस्तित्व में आया। ठीक है, जब कौन सा राज्य बना था? उत्तराखंड। तो उत्तराखंड कब अलग हुआ उत्तर प्रदेश से? 9 नवंबर सन 2000 को अलग हुआ। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं।
चले आगे क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार कितना है। तो अक्षांशीय विस्तार है आपका 23 डिग्री 52 मिनट से 30 डिग्री 24 मिनट तक, और देशांतरी विस्तार कितना है, 77 डिग्री 5 मिनट से 84 डिग्री 38 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, जब अक्षांशीय की बात करें तो उत्तरी अक्षांश, देशांतरी की बात करें तो पूर्वी देशांत। तो आप ये याद रखिएगा कि जो भारत है वो इस गोलार्ध में है, मतलब इधर उत्तर में है, और इस तरफ की बात करें तो पूर्व में है, तो भारत उत्तर पूर्व में है। ठीक है, विश्व भूगोल में भारत उत्तर पूर्व में है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग कौन सा अक्षांश, उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर की बात करते हैं। देशांतर रेखाएं यूं कटी हुई हैं ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है, तो हम उत्तरी देशांतर रेखाएं, सॉरी, ऊपर से नीचे की ओर कटी हुई है ना, तो ऐसे कटी हुई है ऊपर से नीचे की ओर, तो इसलिए बोलते हैं पूर्वी देशांतर। जब अक्षांश की बात करें तो अक्षांश रेखाएं इस तरह से कटी हुई हैं ग्लोब में, ये अक्षांशीय रेखाएं। तो जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो कौन सा आएगा, उत्तरी अक्षांश आएगा, है ना। ये आपकी भूमध्य रेखा गुजर गई, इसके ऊपर उत्तरी अक्षांश। ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं कि उत्तरी अक्षांश में तो 23 डिग्री 52 मिनट से 30 डिग्री 24 मिनट उत्तरी अक्षांश, और 77 डिग्री 5 मिनट से 84 डिग्री 38 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। उत्तर प्रदेश की लंबाई पश्चिम से पूर्व कितनी है, 650 किलोमीटर। पश्चिम से पूर्व 650 किलोमीटर है, और चौड़ाई उत्तर से दक्षिण 240 किलोमीटर है। इसका क्षेत्रफल, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है, 7.33%। काफी इंपॉर्टेंट है, प्रतिशत कई बार पूछा गया है। भारत के क्षेत्रफल का उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 7.33% है। चले आगे बढ़ते, नेक्स्ट कह रहा है प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है। तो सबसे उत्तरी जिला है सहारनपुर। सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, सहारनपुर। और सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, तो सोनभद्र है। सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र है। सबसे पूर्वी जिला की बात करें तो पूर्वी जिला आपका बलिया है। पश्चिमी जिला की बात करें तो आपका शामली है। ये चारों आपको याद रखने, कई बार पेपरों में पूछे जाते हैं। फिर कह रहा है उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य, मतलब उत्तर प्रदेश से कौन कौन से राज्य टच होते हैं। तो उत्तर प्रदेश की सीमा हिमाचल प्रदेश से लगती है, बिहार से लगती है, उत्तराखंड से लगती है, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा। और एक केंद्र शासित प्रदेश है कौन, दिल्ली। इसका मतलब 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है आपकी। ठीक है, एक केंद्र शासित प्रदेश से आपकी सीमा लगती है। ठीक, चलें नेक्स्ट आगे देखें। आगे क्या कह रहा है, इस प्रकार उत्तर प्रदेश कुल 8 राज्यों और एक संघ राज्य क्षेत्र से अपनी सीमा साझा करता है। और अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात करें तो किससे है भाई, नेपाल से साझा करता है ना, ये भी याद रखिएगा। फिर है उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी सीमा मध्य प्रदेश से है, जिसमें से 11 जिले आपके ऐड होते हैं ना, 11 जिले टच होते हैं मध्य प्रदेश की सीमा से। और सबसे लंबी सीमा किस राज्य के साथ साझा करता है उत्तर प्रदेश, तो मध्य प्रदेश के साथ। और सबसे छोटी सीमा किसके साथ साझा करता है, हिमाचल प्रदेश, जिसमें से केवल एक जिला ही लगता है आपका सहारनपुर जिला। किसके किनारे है, तो हिमाचल प्रदेश से टच होता है। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। ये सारे क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, उनको हमने थ्योरी के फॉर्म में लिख रखा है, आप इनको वन लाइनर के रूप में याद करते चलिए। ठीक है, आज क्वेश्चन इसलिए नहीं आया, क्वेश्चन में समय भी लगता था, तो क्वेश्चन हम लोग बाद में प्रैक्टिस करेंगे, पहले ये थ्योरी इस तरह से कवर कर लें। ठीक है, तो अब डेली क्लास इसी तरह से होगी। फिर कह रहे हैं प्रदेश के सहारनपुर जिले से 3 सीमावर्ती राज्य क्रमशः उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा जुड़े। तो सहारनपुर जिले से कितने राज्य लगते हैं, 3 राज्य, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा। और सोनभद्र जिले से कितने राज्य लगते हैं, सबसे ज्यादा राज्य लगते हैं सोनभद्र से, कितने, 4 राज्य सीमा बनाते हैं। कौन कौन, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। ठीक है, मध्य प्रदेश से 3 तरफ से कौन सा जिला घिरा हुआ है, ये कई बार क्वेश्चन पूछता है, तो ललितपुर जिला घिरा हुआ है। कौन सा जिला घिरा हुआ है मध्य प्रदेश से 3 तरफ से, तो ललितपुर घिरा हुआ है। आपने देखा होगा कभी भी इस तरह से जब नक्शा बनता है ना उत्तर प्रदेश का, ऐसे ऐसे करके चला जाए, तो ये आपका ललितपुर तो 3 तरफ से घिरा हुआ है। ठीक है, चलें आगे बढ़,
नेक्स्ट कह रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा स्थान है। उत्तर प्रदेश से उत्तर प्रदेश से अधिक क्षेत्रफल वाले 3 राज्य, मतलब जो उत्तर प्रदेश से ज्यादा है, तो सबसे अधिक सीमा इस क्षेत्रफल किस राज्य का है, राजस्थान का। फिर क्षेत्रफल आता है आपका मध्य प्रदेश का, फिर क्षेत्रफल आता है आपका महाराष्ट्र का, उसके बाद आपका किसका नंबर आता है, उत्तर प्रदेश का, जो कि आपका चौथे स्थान पर है सीमा साझा करने में। किस स्थान पर है, तो चौथे स्थान पर है सीमा साझा करने में। अब देखें, अब हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं विभिन्न राज्यों से लगे उत्तर प्रदेश के जिले। यह आपसे कई बार क्वेश्चन पूछता है कि ये जिला किस राज्य से टच होता है, ठीक है। तो वो देखिए कहाँ से होगा। मध्य प्रदेश से कौन कौन से जिले टच होते हैं, तो सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर, जालौन, इटावा और आगरा, ठीक है। तो ये एमपी से टच होते हैं ये जिले। बिहार से कौन कौन से जिले टच होते हैं, तो बिहार से टच होने वाले जिले आपके हैं महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, सोनभद्र और चंदौली, ठीक है। तो सोनभद्र देखो एमपी से भी लगता है और बिहार से भी लगता है। चले आगे बढ़ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपका उत्तराखंड से कौन कौन से जिले लगते हैं, तो उत्तराखंड से लगता है आपका पीलीभीत, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर, ठीक है। फिर है आपका हरियाणा से कौन कौन से जिले लगते हैं, तो हरियाणा से लगता है सहारनपुर, मथुरा, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, बागपत और शामली, ठीक है। चले आगे बढ़। अब देखें, राजस्थान से केवल दो जिले लगते हैं, कौन कौन, आगरा और मथुरा, इंपॉर्टेंट है काफी, ठीक है। फिर दिल्ली से कौन कौन से जिले लगते हैं, तो गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद। हिमाचल प्रदेश से कौन कौन से जिले लगते हैं, तो केवल एक जिला लगता है हिमाचल प्रदेश से, कौन, सहारनपुर। छत्तीसगढ़ को कौन सा जिला टच करता है, तो केवल सोनभद्र। और झारखंड किसको टच करता है, केवल सोनभद्र। तो ये एक एक राज्य वाले और एक एक जिला टच करता है, और ये दो 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 जिले टच करते हैं। चले आगे चल। अब देखें, अब हम लोग नेपाल के बारे में देख रहे हैं, ठीक है, कि नेपाल से कौन कौन से जिले टच करते हैं उत्तर प्रदेश के। कह रहा है इसमें 7 जिले टच करते हैं, कितने जिले, 7 जिले, ये याद रखना है आपसे, नंबर पूछ सकता है जिलों का। तो कितने जिले हैं, 7 जिले। पहला है आपका पीलीभीत, नेपाल से टच होता है। लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज, ये सब किससे टच होते हैं, आपके नेपाल से टच होते हैं, ठीक है। चलें, नेक्स्ट आपका कौन सा भाई, कह रहा है उत्तर में हिमालय की शिवालिक श्रेणी, दक्षिण पश्चिम में यमुना नदी, दक्षिण में विंध्य पर्वत, पूर्व में गंडक नदी इसकी प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है भैया, ये याद रखिएगा, मैं इसको थोड़ा सा कायदे से नोट कर रहा हूँ। देखें, पूर्व उत्तर प्रदेश की पूर्व में कौन सी नदी प्राकृतिक सीमा बनाती है, तो गंडक नदी प्राकृतिक सीमा बनाती है, ठीक है। दक्षिण में कौन प्राकृतिक सीमा बनाता है, तो विंध्य पर्वत प्राकृतिक सीमा बनाता है। इसका मतलब है कि ये अगर राज्य है तो इस तरफ है आपका विंध्य पर्वत, दक्षिण में विंध्य है, इस तरफ आपकी गंडक नदी है, ठीक है। और दक्षिण पश्चिम की बात करें तो यहाँ पर यमुना नदी है, यमुना, और इधर आपका शिवालिक श्रेणी, हिमालय की शिवालिक श्रेणी, या यूं कहें हिमालय पर्वत है, ठीक है। तो ये प्राकृतिक सीमा बनाते हैं। तो दक्षिण पश्चिम में आपकी यमुना बनाती है, और उत्तर में आपकी शिवालिक श्रेणी, हिमालय की शिवालिक श्रेणी प्राकृतिक सीमा बनाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा ये। नेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित उत्तर प्रदेश के जिले, तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र मतलब एनसीआर में उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले सम्मिलित हैं, तो एनसीआर में उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले सम्मिलित हैं, तो आपके कुल 8 जिले सम्मिलित हैं। कितने जिले, 8 जिले, कौन कौन, बागपत, शामली, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, हापुड़, मुजफ्फरनगर एवं गाजियाबाद, ये आपके एनसीआर में शामिल है, ठीक है। चलें, अब इसमें देखें, अब इसमें क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश भूगर्भिक दृष्टि से
गोंडवाना लैंड का भाग है। ये आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा भी जाएगा। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश भूगर्भीय दृश्य किसका एक भाग है, तो गोंडवाना लैंड का एक भाग है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के दक्षिण में, एक मिनट, ठीक है, देखें, जूम कर देता हूँ। ये ले, कह रहा है उत्तर प्रदेश भूगर्भीय दृष्टि से गोंडवाना लैंड का भाग है। उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित पठारी भाग भारत के प्रायद्वीपीय भाग का ही अंग है। उत्तर प्रदेश के दक्षिण में कौन सा भाग स्थित है, पठारी, जो बुंदेलखंड क्षेत्र है आपका पठारी क्षेत्र है। ठीक है, कह रहा है भारत के प्रायद्वीपीय भाग का ही अंग है। ठीक है, ये किसका अंग है, भारत के प्रायद्वीपीय भाग का अंग है। फिर कह रहा है जिसका निर्माण विंध्य क्रम की शैलों द्वारा पी कैम्ब्रियन युग में हुआ। ये कई बार पूछा गया है कि भारत के पठारी क्षेत्र का निर्माण या विंध्य क्रम की शैलों का निर्माण किस युग में हुआ, तो कैम्ब्रियन युग में या आर्कियन युग में हुआ। ठीक है, उत्तर प्रदेश को मुख्यतः 3 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया था। कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि उत्तर प्रदेश को कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया, तो 3। पहला भाभर एवं तराई का प्रदेश, तराई क्षेत्र है ना, फिर दूसरा गंगा यमुना का दोआब, फिर दक्षिण का पठारी क्षेत्र। दक्षिण का पठारी क्षेत्र जिसको हम लोग बुंदेलखंड बोलते हैं। ठीक है, ये बुंदेलखंड हो गया। एक गंगा यमुना का दोआब जिसमें हम लोग रहते हैं, मतलब कानपुर का क्षेत्र है ना, कानपुर, ये जो गंगा यमुना के बीच में जो आते हैं सारे जिले, कानपुर, फतेहपुर, ये सब आपके किसमें आ जाएंगे, गंगा यमुना के दोआब में आ जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आपका एक भाभर एवं तराई क्षेत्र, जो हिमालय के नीचे का क्षेत्र है, गंगा के ऊपर का, वो आपका भाभर एवं तराई क्षेत्र में आ जाएगा। ठीक, चले आगे। अब आप इसको फिगर से भी समझ सकते हैं। ये ध्यान दें, उत्तर प्रदेश का जो भौगोलिक विन्यास है वो आपको कुछ इस तरह है। ये देखें दक्षिण का पठारी भाग, ये पठारी क्षेत्र जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बुंदेलखंड। क्या बोलते हैं हम लोग, बुंदेलखंड। बुंदेलखंड का जीवन कौन सी नदी है, तो बेतवा नदी है। ठीक है, बुंदेलखंड हो गया। ये आपका गंगा यमुना का दोआब हो गया। ये वाला क्षेत्र है ना, गंगा यमुना के बीच है। इसको दूसरे कलर से कर देता हूँ, अच्छे से समझ में आएगा। ये आपका गंगा यमुना का दोआब हो गया, ये वाला क्षेत्र। ठीक है, फिर फिर तीसरा क्षेत्र आपका कौन सा आता है, तो तीसरा क्षेत्र आपका आता है ये ऊपर वाला, यही है आपका शिवालिक तलहटी, जिसको भाबर एवं तराई क्षेत्र बोलते हैं हम लोग, भाबर एवं तराई क्षेत्र। ठीक है, तो ये आपके हो गए। तो नेपाल से सटे जितने जिले हैं वो सब किस में आते हैं, तराई क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, और जो एमपी से सटे जिले हैं वो सब किस में आते हैं, आपके बुंदेलखंड क्षेत्र में आते हैं। इतना आप याद रखिएगा, बाकी सब आप कर लेंगे क्वेश्चन। ठीक है, चलें आगे। अब देखो उसी बात को हम लोगों ने लिख रखा है क्या, कि भाबर क्षेत्र एक पतली पट्टी के रूप में सहारनपुर से कुशीनगर तक विस्तृत है ना, किनारे किनारे, नेपाल किनारे किनारे। फिर कह रहा है पश्चिम से पूर्व की तरफ इस भौतिक प्रदेश की चौड़ाई क्रमशः घटती जाती है। मतलब ये कि पश्चिम की तरफ ये क्षेत्र ज्यादा चौड़ा है और जैसे पूर्व की तरफ बढ़ रहा है वो क्षेत्र पतला होता चला जाता है ना, कुशीनगर की तरफ कम हो जाता है। इधर पड़ता है आपका कुशीनगर। ठीक है, कुशीनारा, ये है सहारनपुर। तो सहारनपुर की तरफ, सहारनपुर, तो सहारनपुर की तरफ ये क्षेत्र आपका चौड़ा है और कुशीनगर की तरफ पतला है। ये भी आपको याद रखना है। चलें आगे बढ़ते हैं। अब देखें, भाबर क्षेत्र के बारे में आपको कुछ पॉइंट याद रखने हैं। क्या पॉइंट याद रखने हैं, कि जो भाबर क्षेत्र है वह पर्वतीय क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है, जो कंकड़ और पत्थरों से बना हुआ है। इसमें कंकड़ पत्थर ज्यादा पाए जाते हैं। यह क्षेत्र में जलोढ़ पंख एवं जलोढ़ शंकु जैसी नदी से निर्मित स्थलाकृतियां बनती हैं। इस पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार बिजनौर, सहारनपुर, पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी जिलों में है ना, कुशीनगर की तरफ, कुशीनगर का थोड़ा सा भाग आता है। ठीक है, लखीमपुर खीरी जिलों में। तो ये आपको याद रखने हैं सारी चीजें। आप इस वीडियो को बार बार देखिएगा, अपने आप याद हो जाएंगे सब। ठीक है, ना देखिए, सुनिए। ठीक, सुनने में खुद आ जाएगा आपको, क्योंकि मैं तो हर एक चीज बोल रहा हूँ, है ना। चले आगे। अब देखें क्या कह रहा है, तराई क्षेत्र के पट्टी की चौड़ाई पूर्वी उत्तर प्रदेश में कितनी है, 80 से 90 किलोमीटर है। मतलब पूर्वी उत्तर प्रदेश में सहारनपुर की तरफ 80 से 90 किलोमीटर चौड़ाई में आपका
तराई क्षेत्र पाया जाता है, जबकि पूर्व से पश्चिम मतलब कुशीनगर से सहारनपुर की ओर इसकी चौड़ाई नहीं, उल्टा लिख दिया इसने, पश्चिम से पूर्व, ठीक है, पश्चिम से पूर्व इसकी सहारनपुर से कुशीनगर की तरफ इसकी कमी होती चली जाती है। ये चौड़ाई 80 से कम होती 10-20 किलोमीटर तक हो जाती है, ठीक है। अब जरा इसमें कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है। भाबर क्षेत्र के दक्षिण में तराई का क्षेत्र पड़ता है। भाबर क्षेत्र में लुप्त नदियां तराई क्षेत्र में फिर से प्रकट होती हैं। भाबर क्षेत्र में क्या होता है, आपके कंकड़ पत्थर होते हैं, है ना, कंकड़ पत्थर, तो उनमें नदियां उनके नीचे छुप जाती हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपके तराई क्षेत्र में आती है तो फिर आपका प्रकट हो जाती है नदी, ठीक है। तराई क्षेत्र दलदली एवं गाद मिट्टी वाला क्षेत्र होता है, ठीक है। आता आपका वही भाबर भाबर और तराई क्षेत्र एक ही है, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस है कि भाबर क्षेत्र जो होता है उसमें कंकड़ पत्थर ज्यादा होते हैं, लेकिन जो तराई जिसको हम बोल देते हैं उसमें दलदली मिट्टी ज्यादा पाई जाती है ना, गाद वाली मिट्टी जो महीन अवसादों से निर्मित होती है। यह क्षेत्र वन तथा लंबी घासों से ढका ढका हुआ दलदली क्षेत्र है, ठीक है। किससे ढका हुआ है, वनों और लंबी घासों से ढका हुआ है। चले आगे बढ़। अब देखो, अब मैं गंगा यमुना के दोआब की बात करता हूँ। क्या है, गंगा यमुना के विस्तृत मैदानी भाग को बनावट के आधार पर 3 उप विभागों में विभाजित किया गया है, जिससे गंगा यमुना का ऊपरी मैदान, फिर गंगा नदी का बेसिन, फिर मध्यवर्ती मैदान, है ना, जिसको हम गंगा का पूर्वी मैदान भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, आपका गंगा का पूर्वी मैदान, एक मध्य मैदान, एक आपका ऊपरी मैदान। जैसे ये आपका क्षेत्र है तो इसको मैंने ऐसे 3 भागों में बांट दिया, ये ऊपरी, ये मध्य और ये पूर्वी मैदान, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं। अब देखो, कह रहा है यमुना नदी गंगा यमुना दोआब की पश्चिम सीमा का निर्धारण करती है और गंडक पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है, ठीक है। इस मैदान का निर्माण कॉप मिट्टी कीचड़ व बालू से हुआ है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस मैदान का निर्माण किससे हुआ है, कॉप मिट्टी, कीचड़ तथा बालू से हुआ है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आपको इसमें से पूछता है कि इस मैदान का ढाल किस तरफ है, तो गंगा यमुना के मैदान का ढाल उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर है, तभी तो गंगा नदी या यमुना नदी इस तरह से बहती है नीचे की तरफ, है ना। तो कह रहे जबकि पश्चिम भाग का ढाल पूर्व की अपेक्षा अधिक तीव्र, यहाँ सबसे ज्यादा तीव्र ढाल है, ठीक है। कह रहा गंगा यमुना के मैदान का निर्माण कॉप मिट्टी से हुआ, ये अभी पीछे किया, जिसकी लंबाई कितनी है, 500 किलोमीटर और चौड़ाई 80 किलोमीटर है। इस प्रदेश की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, 300 मीटर, ये याद रखिएगा, समुद्र तल से ऊंचाई 300 मीटर है। इसीलिए इस क्षेत्र में ज्यादातर ट्यूबवेल 300 मीटर पे हो जाते हैं, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा। औसतन ऊंचाई कितनी है, 300 मीटर। भाई समुद्र तल में जितना जाएंगे तो हमको पानी मिलेगा, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं। चले आगे कह रहे हैं गंगा यमुना के मैदानी प्रदेश का विस्तार सहारनपुर, बिजनौर, बदायूं, बरेली, आगरा, मैनपुरी जिलों तक है, ठीक है। जबकि गंगा के पूर्वी मैदान का विस्तार वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, भदोही, बलिया आदि जिलों तक है। क्यों, क्योंकि प्रयागराज में आकर के गंगा यमुना दोनों मिल जाती हैं, ठीक है। तो उसके बाद केवल गंगा बहती है, इसीलिए लिखा हुआ है ये वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, भदोही, बलिया, इनमें गंगा के पूर्वी मैदान का विस्तार है, ठीक है। चले आगे देखें, आगे क्या करा है कि गंगा यमुना के विस्तृत मैदानी प्रदेश का निर्माण अति नूतन एवं अभिनूतन युग में नदी घाटी में अवसादीकरण से हुआ है। ये आपसे पूछ लेता है कि गंगा यमुना का विस्तृत मैदानी मैदानी प्रदेश का निर्माण किस कारण से हुआ, तो अवसादीकरण के कारण हुआ। किस युग में हुआ, तो अतिनूतन और अभिनूतन युग में हुआ, ठीक है। विस्तृत मैदानी प्रदेश का ढाल पश्चिमांचल में उत्तर से दक्षिण की ओर तथा पूर्वांचल में पश्चिमोत्तर से दक्षिण पूर्व की ओर है। वही जो हम लोगों ने पढ़ा था, गंगा ऐसी बहती है, आप बहाव देख लीजिएगा, आपको अपने आप हल हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। उसी बात को इस तरह से लिख रखा है जो कि आपको पढ़ने में थोड़ा कठिन लग रहा है। चलो देखें, आगे कह रहा है कि गंगा यमुना के मैदानी प्रदेश की मिट्टी को 2 भागों में बांट देते हैं हम लोग। कौन सी, एक प्राचीन जलोढ़ मिट्टी जिसको हम लोग बांगर बोलते हैं, निचली या नवीन मिट्टी जिसको हम खादर बोलते हैं ना। प्राचीन जलोढ़ मिट्टी या ऊपरी मिट्टी उसको बोलते हैं बांगर, निचली एवं नवीन मिट्टी को क्या बोलते हैं, खादर।
ठीक है, ये आप याद रखिएगा, बहुत बार पेपर में पूछा गया, खादर और बांगर। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। चलें देखें आगे, अब हम लोग करते हैं दक्षिण का पठारी प्रदेश की बात। जो पठारी प्रदेश है दक्षिण का, उसकी बात करते हैं। क्या कह रहा है, कुल 45,200 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत दक्षिण का पठारी प्रदेश दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत का उत्तर की ओर निकला हुआ भाग है। ठीक है, इस पठारी प्रदेश में कौन शामिल है, बुंदेलखंड एवं बघेलखंड के क्षेत्र सम्मिलित हैं। ठीक है, इसका आप क्षेत्रफल याद रखिए कितना है, 45,200 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है दक्षिण के पठारी क्षेत्र की ऊंचाई कितनी है, 300 मीटर से लेकर के 600 मीटर तक है। ठीक है, तो बुंदेलखंड का निर्माण प्रदेश के दक्षिणी उच्च प्रदेश में विंध्य काल की प्राचीन नीस चट्टानों से हुआ है। विंध्य काल की प्राचीन कौन सी चट्टानों से हुआ है, तो नीस चट्टानों से हुआ है। कई बार पूछा गया है आपसे पेपर में। ठीक है, यूपी पुलिस याद रखिए, ये क्वेश्चन आपसे फिर पूछ सकता है कि विंध्य काल की प्राचीन चट्टानों से बुंदेलखंड क्षेत्र का निर्माण हुआ है। ठीक है, चलें आगे हम लोग देख लेते हैं। ये तो छोड़ें, नदियों के निक्षेपण से भी इसका ये भी पूछ सकता है, किसके निक्षेपण से हुआ है, तो नदियों के निक्षेपण से। ठीक है, किसका निर्माण हुआ है, बुंदेलखंड क्षेत्र का निर्माण हुआ है। ठीक है, फिर कह रहा है बुंदेलखंड के पश्चिमी भाग में काली मृदा है। पश्चिमी भाग में कौन सी मृदा है आपकी, काली मिट्टी पाई जाती है। और बुंदेलखंड में चलास नामक घास प्रमुखता से पाई जाती है। तो आपसे ये पूछ सकता है कि चलास नामक घास उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो वो आपकी बुंदेलखंड में पाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, गंगा यमुना के मैदानी क्षेत्र का निर्माण किससे हुआ था, तो अवक्षेपण से। और बुंदेलखंड का निर्माण निक्षेपण से, याद रखिएगा आप। चलें अब हम लोग कुछ क्वेश्चन जो पेपरों में आए हुए हैं वो वन लाइनर के रूप में देख लेते हैं। पहला क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में उच्चतम औसत तापमान इस तथ्य के कारण है, यह इसके निकट स्थित है। तो बुंदेलखंड का उच्चतम तापमान क्यों पाया जाता है, कर्क रेखा के निकट स्थित होने के कारण। किसके निकट, कर्क रेखा एमपी से गुजरती है, बुंदेलखंड उसी के पास पड़ता है, इसलिए इसका उच्चतम तापमान पाया जाता है बुंदेलखंड में। फिर कह रहा है बंगीरा पर्वत शिखर स्थित है। बंगीरा पर्वत शिखर पर कौन स्थित है, तो झांसी की रानी का किला जो है वो बंगीरा पर्वत शिखर पर स्थित है। फिर कह रहा है उत्तर प्रदेश के दक्षिण भाग की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो सबसे ऊंची चोटी है सोनाकर। सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, सोनाकर। अब आगे देखते हैं, कह रहा है कि भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से आरोही क्रम में अनुक्रम। तो गौतम बुद्ध नगर सबसे बड़ा है क्षेत्रफल में, फिर बाराबंकी, फिर मिर्जापुर, फिर सोनभद्र। ठीक है, अगला कह रहा है उत्तर प्रदेश में कौन सा आद्यकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है, तो प्राचीनतम शैलों से कौन निर्मित है, तो बुंदेलखंड क्षेत्र प्राचीनतम शैलों से निर्मित है। फिर कह रहा है उत्तर प्रदेश के में कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है, तो आपका जो उत्तर प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र है उसमें सबसे ज्यादा बाढ़ आती है। ठीक है, आगे फिर कह रहा है बुंदेलखंड नामक क्षेत्र किस सीमा के अंतर्गत आता है, तो उत्तर प्रदेश मध्य सीमा, मध्य प्रदेश सीमा के। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों की सीमा पर स्थित है कौन, बुंदेलखंड क्षेत्र। फिर कह रहा है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है, तो बलिया स्थित है। कौन सा उत्तर प्रदेश राज्य के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, तो नेपाल देश उत्तर प्रदेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है, तो आपसे कभी पूछ ले तो सर्वाधिक कितने, 8 राज्यों से स्पर्श करती है ना। और एक संघ राज्य जो दिल्ली है उससे स्पर्श करती है। जो कि क्वेश्चन हुआ होगा उसमें उड़ीसा आंसर था, कि उड़ीसा से साझा नहीं करती। ठीक है, तो कह रहा भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक पड़ोसी राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है, तो वह राज्य उत्तर प्रदेश है। 8 राज्य और एक संघ शासित प्रदेश, मतलब दिल्ली से सीमा बनाता है ये। अगला क्वेश्चन करें उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना है, अभी हम लोगों ने पीछे किया था 7.3%। ठीक है, तो ये थे आज के आपके क्वेश्चन जो कि हमने भौतिक प्रदेश मतलब उत्तर प्रदेश का जो भौगोलिक विस्तार है वो हमने कवर किया। ठीक है, तो कल हम एक नए टॉपिक के साथ फिर आएंगे। ठीक है।